तो आप नेपाल को कैसे बताएंगे उन लोगों को कि नेपाल है क्या? देखिए, नेपाल एक देश है जहाँ पर 2006 में नए लोकतंत्र आया था। वहाँ पर 300 साल की एक मोनार्की हुआ करती थी, जिसको एक बड़े माओवादी आंदोलन और जन आंदोलन दो कहते हैं। वहाँ पर जब लोग सड़क पे भी उतर आए, राजा को मारा नहीं था, छोड़ दिया था, उसका घर नहीं जलाया था। वो सोशल फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों ने संसद तक जला दिया। नेताओं के बच्चे थे, वो सोशल मीडिया में अपनी तस्वीर डाल रहे थे अच्छे महंगे बैग्स के साथ, महंगे कपड़ों के साथ, और जबकि देश पूरा बाढ़ में डूबा हुआ। इससे प्रभावित होकर नेपाल के कुछ लोगों ने नेपो किड अभियान नेपाल में भी चलाना शुरू किया। अभी तक करीबन 80 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनको ऑर्डर देना चाहिए था। पुलिस कमांड में होती गृह मंत्रालय, और उन्हीं के थ्रू ये ऑर्डर लेती थी। ये लोग अभी तक सार्वजनिक भी नहीं हुए हैं। इनको सुरक्षा के नाम पर आर्मी ने रात को ही उठा लिया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी पार्टी केंद्र के चेयरमैन, उनको उठा लिया। केपी ओली को उठा लिया। पीछे वो वजह रही होगी कि वो गुस्सा पलता जा रहा होगा। उसने नेपाल को इस तरह से पेश किया या ब्रांडिंग की कि वो एक हिंदू राष्ट्र। 1950 के बाद से लगातार नेपाल में मूवमेंट हुए कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। तमाम तरह की बुराइयां थीं, अनटचेबिलिटी से लेके जगह ना देना, पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी में, कहीं भी जगह। पैरों पे गोली मारी जा सकती है अगर आपको गोली ही मारनी है, भीड़ भीतर भीतर। 12 साल का एक बच्चे को गोली मारी। हर जगह आर्मी ने जितने कदम उठाए हैं, चाहे सुरक्षा के नाम पर, चाहे हिंसा को रोकने के नाम पे किया है, लेकिन वो सारे कदम उसने अपने आप उठाए हैं। उसमें राष्ट्रपति की कोई पहलकदमी या राष्ट्रपति का कोई आदेश नजर नहीं आया है। अभी क्या स्थिति है और ये सब जो हुआ क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल सेना को राइट नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके सेना ने सारे काम किए, सारे काम। नेपाल में ये मिलिट्री कू हुआ है। आज हम लोग नेपाल के विषय पे बात करने के लिए मुखातिब हैं आपसे। विष्णु जी नेपाल के विषयों पे पिछले 20 सालों से लगातार लिख रहे हैं, तो स्वागत है विष्णु जी आपका। थैंक यू। हमारे दर्शकों को, आम दर्शकों को ये जानना हो कि नेपाल के बारे में अगर उनकी कोई जानकारी नहीं है, सतही जानकारी भी नहीं है कि नेपाल एक देश है, कहाँ है, कैसे है, तो आप नेपाल को कैसे बताएंगे उन लोगों को कि नेपाल है क्या? नेपाल भारत के नॉर्थ में है। नॉर्थ में एक छोटा सा हिमालयन देश है। छोटा भी उसको कहना गलत होगा क्योंकि उससे छोटे भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि नेपाल एक देश है जहाँ पर 2006 में नए लोकतंत्र आया था। वहाँ पर 300 साल की एक मोनार्की हुआ करती थी, जिसको एक बड़े माओवादी आंदोलन और जन आंदोलन दो कहते हैं। वहाँ पर जब लोग सड़क पे भी उतर आए, इन दोनों फोर्सेस ने उसका एंड कर दिया था। और बहुत नई डेमोक्रेसी है। 2006 के बाद मुझे याद नहीं है कि और किसी देश में डेमोक्रेसी आई हो। नेपाल को इस तरह से देखें तो सबसे यंग डेमोक्रेसी दुनिया में और दक्षिण एशिया में नेपाल ही है इस वक्त। डेमोक्रेसी से पहले तक नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि वहाँ की बहुसंख्यक जनता हिंदू नहीं थी, लेकिन उसमें उसकी क्योंकि राजतंत्र हिंदू राजतंत्र था, तो उसने नेपाल को इस तरह से पेश किया या ब्रांडिंग की कि वो एक हिंदू राष्ट्र है। इसके खिलाफ भी लगातार मूवमेंट होते रहे हैं। 1950 के बाद से लगातार नेपाल में मूवमेंट हुए कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, और सारे लोगों को एक सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। जो तमाम हाशिए पे समुदाय हैं जिनका एक्सेस पावर में नहीं था, पॉलिटिक्स में नहीं था, एक तरह से वहाँ पर एक तमाम तरह की बुराइयां थीं, अनटचेबिलिटी से लेके जगह ना देना, पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी में, कहीं भी जगह नहीं थी। इन तमाम बुराइयों के खिलाफ लगातार आंदोलन होते रहे, और 2006 में इसका कल्मिनेशन डेमोक्रेसी के साथ हुआ, जब राजशाही को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। मतलब आप तो लगातार वहाँ से लोगों से कनेक्टेड रहते हैं क्योंकि आप नेपाल के विषय पे लिखते रहे हैं। तो 8 तारीख को जो घटना हुई, आपने भी बहुत सारे लोगों को वहाँ फोन किया होगा, जानने का प्रयास किया होगा, तो अभी क्या स्थिति है और ये सब जो हुआ क्या हुआ? 8 तारीख को एक कैंपेन के तहत लोग जुटे थे, जो एंटी करप्शन कैंपेन था। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जाना पड़ेगा, 1 हफ्ते पहले जाना पड़ेगा, और उससे थोड़ा और भी पहले जा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जहां जो 8 तारीख की बुनियाद में है, वो एक कैंपेन था यंग लोगों का। सोशल मीडिया में जो कैंपेन किया गया वो था फिलीपींस इंस्पायर्ड एक कैंपेन था। फिलीपींस में क्या हुआ था कि जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था, कई स्कैंडल सामने आए थे जो बाढ़ से संबंधित प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे। फिलीपींस में जब बाढ़ आई, जिस तरह से प्रोजेक्ट्स का आवंटन हुआ, प्रोजेक्ट बांटे गए, वो नेताओं के कनेक्शन में बांटे गए थे। अब ये जब खुलासे हो गए तो लोगों ने
नेपो किड करके एक अभियान चलाया, क्योंकि इन पैसों से फिलीपींस के जो नेताओं के बच्चे थे वो सोशल मीडिया में अपनी तस्वीर डाल रहे थे अच्छे महंगे बैग्स के साथ, महंगे कपड़ों के साथ, और जबकि देश पूरा बाढ़ में डूबा हुआ था। तो एक नेपो किड अभियान फिलीपींस में चला जिसमें कहा कि हम लोग इस तरह से रह रहे हैं, नेता के बच्चे इतने मज़े कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना। इससे प्रभावित होकर नेपाल के कुछ लोगों ने नेपो किड अभियान नेपाल में भी चलाना शुरू किया कि यहाँ पर हम लोग के माँ बाप बाहर जाके नौकरियाँ करते हैं। अब आप देखेंगे नेपाल में लगभग 40% रेमिटेंस मनी आता है, मतलब वो मनी जो नेपाल के लोग बाहर जाते हैं और कमाकर भेजते हैं, उसकी जीडीपी का 40% तक रेमिटेंस मनी है। बहुत भयावह स्थिति दिखाता है। इसका मतलब है कि आपका रेवेन्यू जनरेशन डिपेंडेंट है बाहर जाकर कमा के भेजने वाले लोगों पर, और कमाई भी बाहर। नेपाल का जो ब्रेन ड्रेन जैसी चीज़ नहीं है, नेपाल में मजदूर जाता है, वो बहुत बड़ा दुनिया की मंडी के लिए एक मजदूरों के निर्यात का, सस्ते मजदूर निर्यात का सेंटर बना हुआ है कई सालों से। और ये भी एक कारण है कि कई बार वहाँ आंदोलन इसीलिए भी होते रहते हैं रोष में, कि स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है। 70 साल से हम लगातार वही क्यों कर रहे हैं। आप कुछ समय तक नेपाल का मजदूर बाहर निकलकर आर्मी ज्वाइन करता था, इंग्लिश आर्मी में बहुत लंबे समय तक रहा। वर्ल्ड वॉर 1 में काफ़ी नेपाल की मतलब 1/3 युवा लोगों को, 1/3 जनता को, जो मेरा डेटा है, वो लोग शहीद हो गए वहाँ जाके अंग्रेज़ों की लड़ाई में जो यूरोप में हो रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 तो खैर पूरे वर्ल्ड स्केल पे ही हुआ, इंडिया में भी थोड़ा असर हुआ होगा, जापान भी शामिल था, तो एशिया में भी लड़ाई हो रही थी वर्ल्ड वॉर 2। तो नेपाल के लोगों की एक बड़ी आबादी वहाँ भी गई लड़ने के लिए। इस तरह से नेपाल हमेशा दूसरे देशों की सेवा में ही लगा रहा। उसकी जो जनता थी हमेशा बाहर जाना, कमाना और अंदर भेजने का एक हिसाब रहा। बड़े बड़े देशों में अगर देखेंगे तो रेमिटेंस का हिस्सा बहुत न्यूनतम होता है जीडीपी में, लेकिन नेपाल जैसे देश में बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन खासकर, जो आजकल यूट्यूब सोशल मीडिया में है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड भी है चीज़ों को लेकर, जानती समझती भी है, छोटी छोटी उम्र में काफ़ी नॉलेज आ जाता है आजकल, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रही थी और उसने नेपो किड अभियान जैसा भी एक सीखा फिलीपीन से और चलाया भी। अब ये चलते चलते ये हुआ कि नेपाल में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे रखा था कि जितने भी सोशल मीडिया विदेशी कंपनी है, फेसबुक, मेटा और एक्स और तमाम, इनको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि सही बात है। रजिस्टर, अगर आप किसी भूमि में काम करते हैं तो उस भूमि के नियम के अनुसार आपको रजिस्टर करना चाहिए। लेकिन लोग नहीं रजिस्टर किए थे, चल रहा था। तो 2023 में किसी ने वहाँ पर याचिका दायर की होगी। याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको रजिस्टर करवाइए। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसले 1 साल तक टलता रहा, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का दबाव भी रहा होगा, नहीं तो मानहानि हो जाती है ऐसे मामलों में, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए भी कैबिनेट ने इनको 1 सप्ताह का टाइम दिया, 4 सितंबर से पहले 1 सप्ताह का टाइम दिया कि तब तक आप रजिस्टर करा लीजिए वरना हम बैन करेंगे। इन्होंने नहीं माना इसको और 4 तारीख को कैबिनेट बैठक ने डिसाइड किया कि आधी रात से आप बंद कर दिया जाएगा, सोशल मीडिया बैन लगा दिया जाएगा। वो 4 तारीख को बैन लागू हुआ। बैन भी बहुत ऐसा लागू नहीं हुआ था कि बिल्कुल ब्लैंकेट बैन था कि सब चीज़ बंद हो रही थी। लोग बात कर पा रहे थे, लोग फेसबुक एक्सेस हो जाता बीच बीच में, लोग VPN का प्रयोग कर रहे थे, उसके थ्रू भी एक्सेस कर रहे थे। लेकिन एक बात ये थी कि जब आपका इस तरह का बैन लगता तो अचानक से क्या हुआ कि नेपाल की आबादी, जैसे मैंने कहा कि फैली हुई है दुनिया भर में, तो कम्युनिकेशन टूट जाता है। बहुत लोग फेसबुक के अलावा कुछ नहीं जानते, मैसेंजर से ही बात करते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है कि इंस्टाग्राम क्या है। वीडियो कॉल तो बिल्कुल, वीडियो कॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही है और बंद हो गया। और कितने लोग फेसबुक क्या है, जनता का माध्यम है एक तरह से देखे तो। बाकी सब तो एज ग्रुप के हिसाब से रहते हैं। इंस्टा में भी एक अलग तरह की एज ग्रुपिंग है। ट्विटर कितने लोग चलाते हैं, ट्विटर में तो शायद बात भी नहीं होती है। बाकी ये सब तो फेसबुक में टूटना, कम्युनिकेशन गैप जैसी हुआ, कम्युनिकेशन टूटा। तो एक तरह से जो यहीं रहने वाले नेपाली युवा थे, उन्होंने कैंपेन चलाए। जब भी एक्सेस मिल रहा था तमाम तरह के तरीकों से वो एक्सेस कर रहे थे और उसमें एक चल गया कि हमको इसके बैन के खिलाफ आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना। लगातार चलता रहा और एक ग्रुप नहीं था, कई ग्रुप थे उसमें जो अपने अपने हिसाब से जेंजी ग्रुप बन गया। तो कई जेंजी अकाउंट थे, 13-14 जेंजी अकाउंट बन गए इंस्टाग्राम में। तो वो अपने हिसाब से लोगों को गाइड करने लगे कि किस तारीख को आना है। करते करते एक सहमति भी आपस में ही बन गई। कोई ऐसी नहीं थी कि 8 तारीख को हम मार्च करेंगे। एक माइती घर मंडेला करके
काठमांडू में जगह है जो यहाँ अगर उसका वो देंगे तो जंतर मंतर जैसी जगह है। वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि हम एक एवरेस्ट होटल है जो 1 किलोमीटर पहले पड़ता है संसद से वहाँ तक मार्च करेंगे, संसद नहीं जाएंगे। ये भी सहमति थी क्योंकि वो थोड़ा सा क्रिटिकल एरिया है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सारी सहमति थी। पोस्टर इसी तरह के आए थे और जो पोस्टर मेरे हाथ लगे उसमें साफ बात थी कि ये कोई गणतंत्र को बदलने का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ हमारी अवस्था बदलने का आंदोलन है। नेपाली भाषा में उसको कह रहे थे कि अवस्था बदलना है, व्यवस्था नहीं बदलना है। और ये लोग बहुत क्लियर थे बच्चे, पोस्टरों के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि ये कोई हिंदू राष्ट्र का आंदोलन नहीं है, ये कोई राजतंत्र को वापस लाने का आंदोलन नहीं है, ये हमारे राइट्स का आंदोलन है, हम करप्शन के खिलाफ आंदोलन है। और हम इतना ही चाहते हैं कि करप्शन ना हो देश में, करप्शन पूरी तरह से खत्म हो जाए और बैन भी हटाओ क्योंकि हमारी वॉइस ऐसा लग रहा है कि साइलेंस कर दी गई। इसमें बहुत सारे फैक्टर भी होते हैं ना, आजकल लोग कंटेंट जनरेट करते हैं, वो भी एक रेवेन्यू भी जनरेट होता है, लोगों के जीने का सहारा है, कई लोगों के जीने का सहारा है। और नेपाल भारत में भी लोग करने लगे हैं बड़ी संख्या में। तो ये सब बातें थी। इसके चलते 8 तारीख एक तय डेट हो गई, 4 तारीख को रात से बैन लगा था, 8 तारीख तक मोबिलाइजेशन हुआ और इसमें लोग जुटे, यंग बच्चे जुटे, बहुत 16 साल के 17 साल के स्कूल किड्स, जो भी इंस्टा की ग्रुपिंग क्या है, यहाँ तक ये सेल्फ मोटिवेटेड था। लेकिन फिर ये लोग जब गए वहाँ पर मार्च करते हुए तो फिर मेरी जानकारी आती है, लोगों से बात करने से पता चलता है कि जब ये एवरेस्ट होटल तक पहुंचे जहाँ से इनको लौट जाना था, इनको पुश किया गया कि और आगे चलते हैं, माहौल सा बनने लगा। कई लोगों ने बताया कि हम नहीं थे, दूसरे ग्रुप्स आने लग गए जिनको वो पहचानते थे भी कि कौन से ग्रुप हैं ये, क्योंकि वो सोशल मीडिया में वो लोग भी बात करते थे। कुछ राजतंत्र समर्थक ग्रुप थे जो मीडिया मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे जो राजतंत्र के समर्थन में कंटेंट बनाया करते थे। कुछ बालेंद्र शाह जो तुम्हारा काठमांडू, उसके समर्थक लोग भी दिखाई दे रहे थे। चेहरे पहचाने जाते हैं, इतना सा काठमांडू है, लोग पहचान रहे थे कि कौन क्या है। दुर्गा परसाई के लोगों की भी बात करते हैं जो बाइक से आए और बहुत हॉन्किंग करने लगे, बहुत तेज बाइक बजाने लगे, इधर से उधर दौड़ने लगे, उकसाने इंस्टिगेट करने लगे लोगों को आगे जाने के लिए। और बात ये थी कि सरकार को भी नहीं पता था कि ये मूवमेंट इतना बड़ा होगा, वो भी बच्चों का मूवमेंट देख रही थी, तो उसने भी पुलिस व्यवस्था बहुत तैयार नहीं, हाँ बहुत मजबूत नहीं थी, बहुत कम पुलिस थी। तो इनके लिए आसान हो गया कि और लोगों को धकेला या बुलाया जाए या इंस्टिगेट किया जाए आगे बढ़ने के लिए। और धीरे धीरे ये हुआ कि एक चरण ऐसा आया कि इन्होंने बैरिकेड तोड़े और इन्होंने मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके अंदर घुस गए। जब वहां घुसे हैं उसके बाद पुलिस ने फायर किया, पहले हवाई फायर किया, पहले पानी डाला इन पर, उसके बाद भी नहीं रुके तो हवाई फायर किया, टीयर गैस किए और फिर देखते देखते हमको पता चलता है 2-3 घंटे के अंदर 19 लोग मर जाते हैं उस एरिया में। इस पूरे घटनाक्रम में जो एक सबसे विचलित करने वाली जो चीज मुझे नजर आई युवा होने के नाते, अभी तक करीबन 80 लोगों के मारे जाने की खबर है। नेपाली आर्मी का ये जो रौद्र रूप है कि उनके पास बहुत हथकंडे हैं भीड़ को तितर बितर करने के, कि रबड़ की जो गोलियां होती हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है या आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो या पैरों पे गोली मारी जा सकती है अगर आपको गोली ही मारनी है, भीड़ को तितर बितर करना है। 12 साल का एक बच्चे को गोली मारी गई और बहुत सारे नौजवान मारे गए। इसके पीछे क्या मंशा रही नेपाली आर्मी? तो वहाँ पर तो आर्म्ड पुलिस फोर्स तैनात थी। नेपाली आर्मी तो अभी एंट्री नहीं की है इस पूरे सिनेरियो में। अभी तक जो भी चल रहा है नेपाल पुलिस और नेपाल आर्म्ड फोर्स जो अर्धसैनिक बल की तरह है उसका रोल है इस पूरी गोलीबारी में, और उसी पर आरोप भी है गोलीबारी करने के। बात यह है कि अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि किसने ऑर्डर दिया था, किसके ऑर्डर के तहत गोली चलाई गई, क्योंकि जो ऑर्डर देने वाले लोग थे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, जिनको ऑर्डर देना चाहिए था, पुलिस कमांड में होती गृह मंत्रालय के और उन्हीं के थ्रू ये ऑर्डर लेती थी, ये लोग अभी तक सार्वजनिक भी नहीं हुए हैं। इनको सुरक्षा के नाम पर आर्मी ने रात को ही उठा लिया कि आपको जान को खतरा है, और तमाम नेताओं को उठाया जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, जैसे प्रचंड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी पार्टी केंद्र के चेयरमैन हैं, उनको उठा लिया, केपी ओली को उठा लिया और तमाम नेताओं को, मतलब मेजर में तो एक का वीडियो बहुत वायरल हुआ जो पूर्व गृह मंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे देवबा, शेर बहादुर देवबा, उनके घर में लोग घुस गए और उन्होंने उनके साथ मारपीट की, उनकी पत्नी को मारा, फिर उनको आर्मी ने रेस्क्यू किया और अपने साथ ले गई। इसके अलावा झलनाथ खनाल थे पूर्व प्रधानमंत्री,
उनके बारे में खबर आ गई थी कि उनकी बीवी को मार दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके घर में भी आग लगा दी गई और उनको भी फिर आर्मी ने रेस्क्यू करने के बहाने कि आपकी जान को खतरा है, किसी सेफ प्लेस में ले जाएंगे, ले गई। ऐसे तमाम नेता उनको रेस्क्यू का नाम देकर, या रेस्क्यू ही कह लें उस स्थिति में, वो सुरक्षित स्थान में ले गई और तब से वो सार्वजनिक नहीं हुए। तो हमें ये नहीं पता है कि गृह मंत्री ने ऑर्डर दिया था या वो ऑर्डर क्या था, या पुलिस ने अपने आप वो कार्रवाई की गोली चलाने की, या आर्म्ड फोर्सेस ने खुद गोली चला दी। हमको अभी तक क्लियर ही नहीं है, स्पष्ट नहीं है, किसी को क्लियर नहीं है, मीडिया में भी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसी आंदोलन नेपाल में नहीं होते। 1990 में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसके पास मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी। आप देखोगे उसमें भी लोग सड़क पे आए थे, उसमें भी गोलीबारी हुई थी। 79 का आंदोलन है, बिल्कुल 79 का आंदोलन, उसका जिसका कल्मिनेशन 10 साल तक, मतलब आप देखोगे होते 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 उसके बाद इन्होंने वो 90s में जाके मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी और वो आ गई। वो सारे बीच में बहुत सारे चरण है, लेकिन वहीं से उसको आप ट्रेस कर सकते हो उस 90 के मूवमेंट का, जिसको नेपाल के लोग जन आंदोलन 1 कहते हैं। उसमें भी गोली चलने में 25 लोग मारे गए थे। और वो तो आंदोलन शुरू भी हुआ था पाकिस्तान में, जहांगीर भुट्टो को फांसी चढ़ाया जा रहा था पाकिस्तान उससे। हाँ, पाकिस्तान में जब मसला नेपाल का था भी नहीं, लेकिन वहाँ के लोग भी क्या है, नेपाल के लोगों का एक, क्योंकि 1950 से, जैसे मैंने पहले बोला, एक डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन चलता रहा। तो एक होता है ना, जब डेमोक्रेसी के लिए कोई आंदोलन चलता है तो दुनिया भर के डेमोक्रेटिक आंदोलन को आप समर्थन भी देते हैं। एक आपका एक उनके साथ एक जुड़ाव बन जाता है, भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है। तो वही हुआ वहाँ, जब फांसी हुई भुट्टो को फांसी के बाद एक सैन्य शासन आया, भुट्टो को फांसी हुई, तो लोगों ने सैन्य शासन का विरोध किया, क्योंकि वो भी निरंकुश होता है। यहाँ भी वो निरंकुश राजतंत्र सह रहे थे। तो एक तरह से वो एक इशू बन गया भुट्टो का फांसी देने का, और वो मूवमेंट स्पाइरल होते 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 90s में जाके उसने उसको खत्म कर दिया। मल्टी पार्टी, हाँ, मतलब मल्टी पार्टी शुरू हुई, लेकिन 25 सूत्रीय जो मांगे थी बिल्कुल मान ली गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन नया बना। मेरे कहने का मतलब है कि उसमें भी जो फायरिंग हुई थी उसमें भी सिर्फ 25 लोग ही मरे थे, लेकिन इस फायरिंग में वो तो मोनार्की के समय में ये राजा वीरेंद्र थे उस वक्त। बिल्कुल। और इसमें अब तक, जैसे कि आपने बोला, वो सही है, 80 लोग मरने की खबर है मीडिया में। 19 लोग तो उसी दिन मर गए थे, उसके बाद जो घायल हुए थे वो भी ग्रेजुअली मिले, फिर कितने लोग मरने की खबर अलग से आई जो काउंट नहीं हो पाए थे। और आज तक के आंकड़े, आज हम जब बात कर रहे हैं, आज 14 सितंबर है, तो 80 बता रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पे बैन लगा देना एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं हो सकती कि इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे उतर आए। कुछ तो पीछे और वजह रही होंगी कि वो गुस्सा पलता जा रहा होगा। मतलब बहुत सारे मीडिया चैनल्स ये इस्टेब्लिश करने की प्रयास कर रहे हैं कि नेपो किड्स, प्रचंड के बेटे की वाइफ विलासिता में विलीन है और घूम रही है, अय्याशी कर रहे हैं। बहुत सारे मंत्रियों की लोग, उनकी बेटियां अय्याशी कर रहे हैं, तो इसको एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि सब जगह ऐसे लोग हैं जहाँ लोगों के बीच एक खाई है पैसे की और अमीर गरीबी की। तो अगर उन वजहों को हम जानने का प्रयास करें तो आपको क्या लगता है कि वो वजह और क्या रही होंगी? इसको समझने के लिए 2006 के आंदोलन को समझना पड़ेगा। अगर उसको समझेंगे हम तो हमको पता चलेगा कि आज जो हो पाया वो क्यों हो पाया। 2006 में जब 1996 में वहाँ पर माओवादियों ने अपना जनयुद्ध शुरू किया राजतंत्र के खिलाफ, समाजवाद के लिए, न्यू डेमोक्रेसी, वो जो उनका जो भी विचारधारा होती है वो उसके हिसाब से न्यू डेमोक्रेसी, उसको समर्थन मिलना शुरू हो गया, शुरू से ही शुरू हो गया। इसकी वजह यही थी, जैसे मैं कह रहा था, कि एक पेंट अप एंगर मोनार्की के खिलाफ 1950 के दशक से ही है। जब भारत भी लोकतंत्र बना तो एक लोकतांत्रिक भावना वहाँ आ चुकी थी, और शुरुआती नेता कोइराला फैमिली जो लीडरशिप थी वो भारत से ही सीख के गई थी सारी चीजें। लोकतंत्र देख के, लोकतंत्र की पूरी लड़ाई देख के गई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट में नेपाल के नेता जो बाद में प्रधानमंत्री तक बने वो जेल में गए, और उनके बहुत अच्छे संबंध बने यहाँ की डेमोक्रेटिक लीडरशिप के साथ। नेहरू से लेके जयप्रकाश, गांधी जी के आश्रम में वो लोग रहे, तो वो देख के गए थे। और उनके विचार में भी यही था कि क्योंकि अब अंग्रेज चले गए, क्योंकि राणाशाही जो नेपाल में उस वक्त थी वो अंग्रेजों की बहुत समर्थक सरकार थी, वो लगातार सीधे रूप में गुलाम नहीं थे कि निवेश नहीं बने थे, सपोर्ट बहुत करती थी। देखा मैंने, जैसे आपको बताया, वर्ल्ड वॉर 1 में भी इन्होंने अपने लड़के भेजे अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए। वर्ल्ड वॉर पूरी गोरखा रेजिमेंट, बिल्कुल। वर्ल्ड वॉर 2 में भी इन्होंने बहुत सपोर्ट, बहुत हद से ज़्यादा सपोर्ट किया। इतने से छोटे देश में इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स आप भेज दे रहे हैं, मतलब गाँव के गाँव खाली हो गए। अगर उस ज़माने का लिटरेचर आप पढ़ते तो आपको पता चलता है कि गाँव के गाँव
खाली हो गए थे अंग्रेज़ों की सेना में जब इन्होंने भेजा था। और सिर्फ इस वॉलंटियरी नहीं जाते थे, वहाँ पकड़ के भी अंग्रेज़ों की सेना में डाला जाता था। ये सारे तमाम तरह के कारण थे जिसकी वजह से एक गुस्सा राणाशाही के खिलाफ आया। यहाँ के लोग जो जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, तो यहाँ से वो लोग नेपाल गए। वहाँ नेपाली कांग्रेस जो एक सबसे बड़ी पार्टी नेपाल की रही है, वो भी यहीं स्थापित हुई बनारस में। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी भी कलकत्ता में स्थापित हुई। यहीं से पॉलिटिकल मूवमेंट होता था। वहाँ स्पेस नहीं था, लेकिन यहाँ स्पेस था। फिर धीरे धीरे जब यहाँ आज़ाद हो गया तो और खुल गया। फिर यहाँ से लौट के जाकर पूरा एक आंदोलन हुआ राणाशाही के खिलाफ, और 1950 में राणाशाही गिर गई। नेपाली कांग्रेस के सहयोग से त्रिभुवन शाह राजा बना, और इसी व्यवस्था के तहत राजा बना कि ग्रेजुअली डेमोक्रेसी की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और ये हो जाता, लेकिन त्रिभुवन का जो बेटा था महेंद्र, उन्होंने कू किया और फिर इन नेताओं को जेल डालना शुरू कर दिया जो डेमोक्रेसी के फेवर थे, और पंचायती राज व्यवस्था में नेपाल को ले गया। निरंकुश राजशाही फिर से स्थापित हो गई। वहाँ पर जो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहिए था वो बैकवर्ड गया, और वापस पंचायत और निरंकुश राजतंत्र का एक दौर शुरू हुआ। इसके बाद तमाम नेता फिर भाग के भारत आए। यहीं से वो पॉलिटिक्स करते थे, यहीं रहते थे। एक उनके प्रति सद्भावना भी थी भारत में, उनके संबंध भी थे भारत के लीडरशिप से, जो पुरानी लीडरशिप थी जयप्रकाश से लेके सारे लोग डेमोक्रेटिक लीडरशिप थे। तो यहाँ स्पेस था, यहीं से सारी गतिविधियां वो कर रहे थे। तो ये सारे जो एंगर था उसको चैनलाइज किया माओवादी लोगों ने अपने जनयुद्ध में। और तमाम ग्रुप्स जो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे, जो लोकतंत्र के समर्थक थे, जो चाहते थे कि नेपाल भी एक सेक्युलर नेपाल बने, मुख्यतः जनजाति जिन पर एक हिंदू व्यवस्था लाद दी गई थी। जनजाति बहुत बड़ी तादाद में है नेपाल में, कम से कम 25% से ज़्यादा लोग जनजाति हैं वहाँ पर। और फिर दलित हैं, मुस्लिम बहुत बड़ी आबादी है, लोअर कास्ट बहुत वो है। तो इन सब पे एक हिंदू राष्ट्र जो डाल दिया गया था, इनका आक्रोश तो था ही। उसको चैनलाइज किया माओवादियों ने, और बहुत तेज़ी से आंदोलन बहुत तेज बढ़ा। और सिर्फ 10 साल में ये स्थिति में पहुंच गया कि 80% नेपाल में इनका ही कब्जा था। उस ज़माने की सत्ता थी वो सिर्फ काठमांडू, पोखरा, मेट्रो सिटीज़ में ही केंद्रित हो गई थी। गांव पूरा इनसे ही चलता था। इनका अपना डाक व्यवस्था था, स्कूल्स ये चला रहे थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन ये कर रहे थे, बिल्कुल इवन ये चुनाव तक करवा रहे थे अपने एरिया में। तो ये इतनी बड़ी फोर्स बन गई थी कि अंततः समझौता बाकी 2005 में जब ज्ञानेंद्र आया वीरेंद्र की हत्या के बाद, ज्ञानेंद्र ने एक बार और कोशिश की कि हम आर्मी के तहत कुचलेंगे, और उस मंशा से 2005 में ज्ञानेंद्र ने फिर से जो भी 1990 का छोटा मोटा डेमोक्रेसी था उसको पूरी तरह से ख़त्म करके वापस निरंकुश राजतंत्र में देश को डाल दिया, इमरजेंसी लगाने के बहाने। इसने एक गड़बड़ कर दी कि जो भी पार्लियामेंट्री पार्टीज थी उसको ज्ञानेंद्र से दूर कर दिया या उससे नाराज़ हो गया, और उनको करीब कर दिया माओवादी पार्टी के। इन दोनों का फिर गठजोड़ बना। दिल्ली में 12 पॉइंट अंडरस्टैंडिंग हुई वहाँ की पार्लियामेंट पार्टी का, और ये सहमत हुए कि नहीं, राजतंत्र के दिन लद गए, अब ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद जन आंदोलन तो जो पार्टियों की और राजतंत्र की मिलीजुली चीजें चल रही थी वो पूरी तरह से खत्म हुई, और माओवादियों के समर्थन, माओवादियों ने भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जो सोशलिज्म की थी या न्यू डेमोक्रेसी की थी, मतलब एक तरह से चाइनीज मॉडल की थी, उसको भी छोड़ा और डेमोक्रेसी मानी उन्होंने भी। इन्होंने भी राजतंत्र होना चाहिए वाली जिनकी भावना थी 1990 से, उसको छोड़ा, और इन्होंने भी सहमति हो गई कि लोकतंत्र होना चाहिए। तो एक मिडिल ग्राउंड बना दोनों पक्षों के बीच में, और दोनों पक्षों ने लड़के फिर राजतंत्र को ख़त्म किया जन आंदोलन 2 में। अब यहाँ से ये प्रॉब्लम क्या शुरू होती है कि आप जब इतना बड़ा मूवमेंट कर देते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म तुरंत होने चाहिए। आप पुरानी राजशाही की जो इंस्टीट्यूशन है उसके भरोसे नया लोकतंत्र नहीं चला सकते। ये एकदम सहज बात है, इंस्टेंट डिमांड है, इंस्टेंट डिमांड होती है। यानी जो ख्वाब जनता को दिखाए हैं आपने, वो तुरंत आपको पूरे करने पड़ते हैं। आपको ब्यूरोक्रेसी भंग करनी होती है, आपको आर्मी डिसबैंड करनी होती है, क्योंकि आर्मी के ऊपर आरोप हैं अट्रॉसिटीज के, ह्यूमन राइट वायलेशन के, इवन जन आंदोलन में गोली चलाने के, 17,000 लोगों की किलिंग के जो माओवादी आंदोलन में मारे गए माओवादी जनयुद्ध के क्रम में, ये सारे आरोप थे। और पूरा आपके पास एक ताकत थी, एक इकबाल था कि आप इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन आपके खिलाफ थे, जितने भी इंस्टीट्यूशन राजा के तहत चल रहे थे, उसको आप डिसबैंड कर देंगे। इन लोगों ने क्या किया, उसको कंटिन्यूटी दे दी। ग्रेजुअली क्या हुआ कि ये जब इनमें कंटिन्यूटी, ग्रेजुअली ये लोग पुराने ही एलिट जिसे आप कह सकते हो, जो पुराने राजा के दौर पे बहुत अच्छे से जी रहा था, जिसकी
ताकत थी, सोशल ताकत थी, जिसके पास सोशल कैपिटल थी, जिसके पास पॉलिटिकल ताकत थी, जिसके पास ब्यूरोक्रेटिक ताकत थी, आर्म ताकत थी, वो एक चरण के लिए तो मॉरली डिफीट हुआ, इवन फिजिकली भी डिफीट हुआ जब माओवादियों ने सेना को हराया ही था ना, लेकिन ग्रेजुअली उसने आपको मजबूत करना शुरू किया और वो इस लगातार उस कोशिश में रहा कि जो भी 2006 की उपलब्धियां हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट उपलब्धियां अगर देखोगे तो डेमोक्रेसी है, सेकंड है आपकी सेक्युलरिज्म है नेपाल में आना, तीसरा है आपका फेडरलिज्म आना। नेपाल एक केंद्रीकृत राज्य था ना, तो नेपाल का विभाजन 7 राज्य बने नेपाल में, 7 राज्यों में 7 फेडरल गवर्नमेंट्स हैं इस वक्त जो चल रही हैं, और तमाम तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ और उसने तमाम लोगों को एक तरह से आदिवासियों को भी नीचे तब के लोगों को बिल्कुल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया, शामिल किया। इंक्लूजन हुआ, पॉलिटिकल इंक्लूजन तो हो रहा था, इंस्टीट्यूशनल इंक्लूजन नहीं हो रहा था। इंस्टीट्यूशनल इंक्लूजन के लिए तमाम तरह के रिफॉर्म की ज़रूरत है, आपको कानून पास करने होते हैं, तमाम करने होते हैं, ये कोशिश भी कर रहे थे। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, जब उनकी लीडरशिप एक तरह से सेमी अंडरग्राउंड है या अरेस्टेड हम नहीं कह सकते, लेकिन 30 बिल पेंडिंग थे संसद जलने से पहले, और उन 30 बिल में से कई बिल इसी तरह की रिफॉर्म से जुड़े बिल थे। वो जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन्होंने नहीं किया, इसमें लापरवाही की, और माओवादी और जो पूर्व पार्लियामेंट्री पार्टीज थी कांग्रेस और यूएमएल, इनके बीच में जो एक ट्रस्ट डिफिसिट था, जैसे उनको लगता रहा कि माओवादी तो सिर्फ मतलब मजबूरी में एक बनाए हुए हैं हमारे साथ, लेकिन उनका एक अंडरस्टैंडिंग तो है सत्ता पूरी तरह से कब्जा करने, जो पुरानी एक अवधारणा रेवोल्यूशन की रही है, 1917 का बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो या चाइनीज़ रेवोल्यूशन हो, इस तरह की एक ट्रस्ट डिफिसिट बीच में बनता रहा। तो इन्होंने हमेशा हर्डल डाले। माओवादियों ने जब भी आर्मी रिफॉर्म के लॉ लाने की कोशिश की, पार्टियों ने उसका विरोध किया, पॉलिटिकली विरोध किया और नहीं होने दिया। पुरानी व्यवस्था को नए तरीके से चलाना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। और जब एक रुकमंगत कटवाल, जब प्रचंड की सरकार बनी 2008 में चुनाव के बाद, पहले चुनाव के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, प्रधान सबसे ज़्यादा सीट होने के एवज में प्रधानमंत्री बने प्रचंड, सबसे बड़ी पार्टी बिल्कुल। तो उस पार्टी ने वो जो सहमति हुई थी पक्षों के बीच में क्या क्या करेंगे, जिसकी सहमति पे मोहर आर्मी ने भी मानी हुई थी, उन सहमतियों को इम्प्लीमेंट करने से आर्मी ने सीधा इनकार किया। उस समय जनरल हुआ करते थे रुकमंगत कटवाल, उन्होंने प्रधानमंत्री एक जन निर्वाचित सरकार ने जो ऑर्डर दिया उसको मानने से जब इनकार किया, तो प्रधानमंत्री ने उसको फायर कर दिया जो उसके हक का था। लेकिन इतना मैनिपुलेशन आर्मी उस वक्त कर पाए कि उस बर्खास्तगी को प्रेसिडेंट ने रोक दिया, जो कांग्रेस पार्टी के थे, रामवरण यादव। तो मॉरली एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति पैदा हो गई कि मैं काम करूंगा या एग्जीक्यूटिव काम कर पाएगी कि नहीं। एग्जीक्यूटिव से ऊपर एक सेरेमोनियल जिसे माना गया था राष्ट्रपति, वो एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को खारिज कर सकता है कि नहीं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हुआ, उसकी वजह से प्रचंड को भी रिजाइन करके जाना पड़ा। लेकिन प्रचंड जब आंदोलन में थे तो मतलब उनके बयान है, लोग भी बताते हैं कि वो कहते थे कि मैं चुनाव जीतने के बाद खुद कभी सत्ता में नहीं आऊंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वही सबसे पहले प्रधानमंत्री बने। पहली बात तो ऐसा था कि कभी भी माओवादी पार्टी ना उस तरह से पावर के साथ नहीं आई कि प्रचंड दूर रह जाते तो भी काम बन जाता, मुझे ऐसा लगता है। वो हमेशा माइनॉरिटी ही रही है, पार्लियामेंट में कभी उसका बहुमत, अपने आप का बहुमत नहीं रहा है। 2008 में तो था नहीं, बट सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत नहीं था। तो ऐसे में क्या होता है, और तमाम तरह के पार्टी के अंदर भी बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, तमाम ग्रुप्स होते हैं, तो कहीं ग्रुप में सहमति नहीं बन पाती कि कौन बनेगा, तो उन्होंने सारी ग्रुप की सहमति से भी प्रचंड को बनना ही था, एक तरह से अपनी ही पार्टी के अंदर की जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको हल करने के लिए, तो इसलिए भी बने। अगर वो बड़ी पार्टी बन के आते या उनकी तरह का, वो जिस स्थिति में वो ये बात कर रहे थे वो यही थी कि वो यदि वो पूरी तरह से जीत जाते, पूर्ण सत्ता में आती, तो शायद ऐसा करते, तब चाहे स्पेस भी रहता कि बाहर रह के भी कर लें, जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं था। तो मेरे ये कहने का मतलब है, जो पुरानी ही बात पे आते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो ये नहीं कर पाए, उसकी वजह से जो स्पेस क्रिएट हुआ, जिस तरह से सजा होनी चाहिए थी राजतंत्र समर्थकों को, या उस जमाने में जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में थे, जिस तरह से राजा को सजा होनी चाहिए थी, वो सारी चीजें नहीं होने की वजह से राजावादियों के पास एक स्पेस लगातार बनता रहा, और डेमोक्रेसी को हटाने की एक षड्यंत्र के रूप में एक सोच उन पे, षड्यंत्र भी ना बोले तो एक सोच उनकी लगातार मजबूत हुई। वो स्पेस रह गया और वहाँ खेल पाया। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आरपीपी अभी
एक बहुत बड़ी राजतंत्र समर्थक पार्टी है, बिल्कुल, बिल्कुल। और पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने चलाया कि हमें फिर से राजतंत्र चाहिए। बिल्कुल। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भी सपोर्ट किया जाके, बिल्कुल। यहाँ से लोग भी गए। और नेपाल में इस वक्त भारत मतलब भारत के बाहर आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखाएं नेपाल में हैं। इसके इतर भी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पीछे से आप 2006 से बता रहे थे? तो वो मुद्दे, हाँ, ये भी एक देखना चाहिए कि सब कुछ इस तरह से नहीं देख सकते। ये पॉलिटिकल पार्टीज की भी गलती है ना। क्यों गलती है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने, जैसे हमने बोला, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी नहीं किया, तो खुद को भी रिफॉर्म नहीं किया। उन्होंने ऐसे चरित्र पेश नहीं किए जो जनता का विश्वास जीत सकते थे। जैसे ही सत्ता में आए उन्होंने वही काम किए जो पुरानी लीडरशिप कर रही थी, उसी तरह जो राजा कर रहा था। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं। उसी तरह से उनका रहन सहन हो गया, उसी तरह से उनकी सत्ता के गठजोड़ में लगे रहे। कहा भी जाता है कि प्रचंड के जिस भी गली से आप गुजरिए, काठमांडू के हर गली में जो भी बड़ा मकान दिखेगा वो प्रचंड का है। ये तो सब अफवाहें, ऐसा नहीं, उसका एक ही घर है वहाँ प्रचंड। कहा जाता है, कहा जाता होगा वो सब। वो इसी से तो माहौल बना वहाँ पर ना, यही सब फेक मतलब खबरें चल के माहौल तो बन गया। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रचंड पे भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हों, लगते रहे हैं। बंधु घोटाला की ओली पे लगते रहे हैं, सब पे जो भी देवबा पे सब पे लगे हैं। और इन्होंने कभी उसको उस तरह से एड्रेस नहीं किया। उन्होंने सोचा कि इसकी ज़रूरत नहीं है इसको रिफॉर्म करने की या खुद को रिफॉर्म करने की। इंस्टीट्यूशनल सुधार की बात हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन खुद भी तो खुद के चरित्र पे सुधार करने की कोई ज़रूरत इन्होंने कभी महसूस नहीं की। लगातार बदनाम होते ही चलेगा। और डेमोक्रेसी में ये होता है कि क्योंकि न्यूज़पेपर है राजा जैसा, बात तो है नहीं कि न्यूज़पेपर में सेंसरशिप होगी, दमन कर दिया जाएगा, तो नेता ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं क्योंकि पब्लिक फिगर है। लगातार एक्सपोज हुए, एक माहौल उनके खिलाफ बनता ही चला गया। और उसका परिणति जो देख रहे हैं आप, मतलब अभी 8 तारीख 9 तारीख को या 10 तारीख को हुई। बालेंद्र शाह एक बड़ा नाम उभर के आए हैं 2022 से। एक म्यूजिशियन थे, एक सिंगर थे, और काठमांडू के मेयर बने। नेपाली कांग्रेस जो है वहाँ उनको हराया उन्होंने, भारी मतलब बहुत बड़ी संख्या में वोट मिल पाया। उनकी क्या भूमिका है इस आंदोलन में? शुरुआत में एक जो आंदोलनकारी थे उनका एक समूह उनको सपोर्ट कर रहा था कि अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी बालेंद्र शाह आप संभाले, आप चलाएं हमारे देश को। लेकिन अभी वो चुप हो गया, वो पीछे बने हुए हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। तो उनकी क्या भूमिका है? उनके कैडर की भूमिका है। वो लोग रहे थे उस आंदोलन में, लोगों ने उनको देखा है। और बाद में जिस तरह का उनका नाम उछाला गया, बालेंद्र शाह फॉर प्राइम मिनिस्टर, बालेंद्र शाह फॉर प्रेसिडेंट, फलाना ढिमकाना, उससे भी समझ आता है कि एक वॉइस उनके पक्ष में, उस मूवमेंट से जुड़ी वॉइस जो 9 तारीख 10 तारीख का हुआ, 8 तारीख का, उससे जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस, एक बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में रहे हैं। बालेंद्र शाह ने क्या हुआ कि जैसे कैनेडी कहते थे ना, विक्ट्री हैज़ मेनी फादर्स एंड डिफीट इज एन ऑर्फन। तो वही हुआ है कि जैसे जब तक ये खुल के सामने नहीं आए, जब तक कि ये आंदोलन हो नहीं गया और ये कल्मिनेशन नहीं पहुंचा, रेजिग्नेशन नहीं हुआ, सत्ता एकदम किनारे नहीं लगा दी गई, आर्मी ने घुसपैठ नहीं की और आर्मी ने तमाम तरह की अपनी पोजीशनिंग नहीं ली, नेक्स्ट डे से सबने क्लेम किया उस सत्ता पर कि हमने करवाया, हम इसमें शामिल थे, इसका ये था। और बहुत सारे विचित्र कैरेक्टर जो छुपे हुए थे, जो नहीं मानने को राजी थे, क्योंकि किसी को नहीं भरोसा था कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा ना, सत्ता पलट जाएगी। ये तो एक तरह से क्रिमिनल एक्ट बन जाता अगर सत्ता नहीं पलटती। तो सब जेल में होते इस वक्त, जो उसमें शामिल था। तो उस वक्त उन्होंने किसी ने नहीं लेने की कोशिश की, लेकिन जैसी ही विक्ट्री हो गई तो बहुत सारे फादर्स भी आ गए उसके कि मैंने किया। दुर्गा परसाई ने भी क्लेम करने लग गए। सपा है जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के लीडर हैं, रवि रामेछाने, जो पहले मीडिया कर्मी ही हुआ करते थे बहुत लंबे समय तक, फिर उन्होंने एक स्वतंत्र पार्टी बना ली अपनी और उसके बाद गृह मंत्री तक बने। जेल में थे उस वक्त, उनके वॉलंटियर ने, लोगों ने एक घेरा, उनको छुड़वाया वहाँ से। बालेंद्र शाह, मतलब जिसको बालेन शाह भी नेपाली लोग कहते हैं, उसके लोग भी क्लेम करने लगे कि हम भी थे, क्योंकि अब वो डर खत्म हो गया है ना कि ये क्रिमिनल एक्ट बनेगा या जो भी होगा। अब तो एक तरह से क्रांति ही हुई है। तो ये सब नाम उनके उछाले जा रहे हैं। इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को पिछले कई सालों से इस तरह से बनाया है, जैसे कि हम लोग, जैसे हिंदुस्तानी लोग हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। जैसे केजरीवाल का मूवमेंट बना था, उसी तरह का है। यूथ फॉर करप्शन जैसे नारे हैं उसके, जिसे कहा जाता है कि सीटी निकालने का जो काम है, विशल ब्लोअर, जैसे आप बोलेंगे ना, पोस्ट आइडियोलॉजिकल दौर है ये। मतलब यहाँ पर लोगों को, जो यंग है, उनको आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है क्या है, उनको पॉलिटिशियन से घृणा है, पॉलिटिशियन को वो कुछ नहीं समझते हैं, उन पे विश्वास बिल्कुल ही ट्रस्ट डेफिसिट है, कम से कम जेनजी का। तो ये अराजकता की तरफ जा रही है यूथ। क्या इसको अराजकता कहना उतना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मतलब एक डिसिप्लिन सरकार तो फिर भी बन गई ना।
अभी सुशीला कार्की प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद आर्मी बड़े है। कम समय में 5 दिन में ही हाँ, लेकिन पूरा घटनाक्रम खत्म हो एक गया। नई कैटेगरी तो आई है ना। जैसे आज मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें तो पहले होता था बच्चा, बूढ़ा, जवान। अब आपकी एक नई कैटेगरी और है, बच्चा, जेनजी, जवान, बूढ़ा। ये जो जेनजी है नेपाल का, ये अपने जवान पे भी भरोसा नहीं करता। वो भी उसको उतना ही क्रिटिकल नज़रों से देखता है। वो सोचता है कि ये भी नहीं है काम के, अपना ही कुछ है वो जो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे देख रहा है। जैसे आप कहते हैं ना 97 के बाद से लेके एक कैटेगरी है 28 साल की उम्र तक की, जिसको जेनजी कहते हैं। अब इसके पास लेकिन विजन तो होता नहीं है ना। जो आदमी वोट नहीं दे सकता कायदे से, 17 साल का बच्चा, वो उसने सरकार ढहा दी है और इस वक्त उसके हिसाब से सरकार चल रही है। उसको खुश करने के लिए, मतलब एक तरह से एक जिद्दी बच्चा है, इसको खुश करने में तमाम मिलिट्री से लेके पूरी क्या बोलते हैं सिविल, जो सुशीला कार्की की सरकार है वो लगी हुई है। मतलब ये तो कहीं से आया होगा ना नाम की 17-18 साल के 20 साल के बच्चों को कि सुशीला कार्की जी मुख्य न्यायाधीश रही हैं, उनका नाम आ गया एकदम से। उसके बाद बहुत सारे लोगों पे बातचीत होने लगी, जैसे बालेन का नाम भी बहुत उछला। बालेन जैसे लोग इसमें शामिल हुए, लेकिन इसके अगुवाई नहीं कर रहे थे ना। दुर्गा परसाई झा राजतंत्रवादी है, वो भी, उसके लोग भी इसमें शामिल हुए, लेकिन वो अगुवाई नहीं कर रहा था। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रवि लाल की, उसके लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए, लेकिन अगुवाई नहीं कर रहा था। लेजिटिमेसी का भी क्वेश्चन था, इसलिए मुझे लगता है इन लोगों ने अपने आप को पेश नहीं किया। और इन्होंने भी इन लोगों की इच्छा अनुसार एक ऐसे व्यक्ति को खोजा जो मतलब पॉलिटिक्स से उठ के हो, जो पॉलिटिशियन ना हो। बालेन साहब भी अंततः पॉलिटिशियन है। बिल्कुल। आपका स्वतंत्र पार्टी वाला भी पॉलिटिशियन, और जेनजी से कनेक्ट भी करते हैं, उनकी भी वैसी ही स्थिति हाँ है। लेकिन ये मैं बोला ना, ये जेनजी का मूवमेंट सिर्फ वो नहीं था, पॉलिटिशियंस, मतलब एक तरह से घृणा वाला मूवमेंट था। तो हाँ, तो पॉलिटिशियंस ने भी अपने आप को दूर ही रखा है इससे, कि अभी इसमें शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि अभी शामिल होने से बहुत सारी डिमांड्स होंगी जो फुलफिल करना शायद पॉसिबल नहीं होएगा। एक जिम्मेदारी आ जाएगी आप। बिल्कुल, चुनाव 6 महीने बाद आएंगे, तो हम क्या लेके जाएंगे 6 महीने में? तो अंततः आप वैसे ही हो जाएंगे जैसे ओली के लिए कहा जाता है। तो ये लोग अब 6 महीने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 6 महीने के चुनाव में तो बढ़ चढ़कर भाग लेंगी नई पार्टियां। बहुत सारे पुराने लीडर्स भी, जो छोटे निचले रंग के लीडर्स होते हैं तमाम पार्टियों के, वो भी उनको छोड़ के इन पार्टियों में शामिल हो जाएंगे। और उन पार्टी को, तो एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहा था ऐसे समझ लीजिए कि ये बड़े लीडर हैं, ये तो डिस्पोज हो गए हैं, अब छोटों को मौका मिलेगा। एकदम नई तरीके की लीडरशिप आएगी। तो वो 6 महीने के लिए इंतजार कर रहे हैं बालेन शाह लोग, इसलिए इन्होंने एक अच्छा जो, और एक नई पार्टी भी हो सकता है कि बन जाए, पक्षपातहीन लगे, जिसमें पूर्वाग्रह या पक्षपात ना दिखता हो, ऐसे शख्स को चुना अभी का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हो सकता है कि एक नई पार्टी भी बने जो, तो नई पार्टी हो सकती है, क्योंकि जैसे जो ग्रुप्स हैं, जिसमें हामी नेपाल करके एक वॉलंटियर ग्रुप दिख रहा है, जिसका बहुत रोल माना जा रहा है। एनजीओ जो, हाँ एनजीओ है, लीड कर रहा था। बिल्कुल लीड तो नहीं कर रहा था शुरुआत में, वही मैंने कहा ना, विक्ट्री के बाद सबने दावा किया। अच्छा, शुरुआत में तो सब कह रहे थे कि हम 8 तारीख का जो आंदोलन था, वो तो अपने आप ही खड़ा हो गया मूवमेंट। इसके बाद कोऑर्डिनेशन के नाम पे, या हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वो आंदोलन की जगह पे भी खड़े होकर, जो गुरुंग है उसका प्रेसिडेंट है जो हामी नेपाल का, आंदोलन की जगह में भी खड़े होकर वो इंटरव्यू दे रहा था, मैं देख रहा था। वो ये कह रहा था कि हम ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कुछ सहयोग करने के लिए आए हैं, हम पानी लाए हैं, मेडिकल टीम बैठाई है, आप ये मत समझिए कि ये हमारा आंदोलन है, हम कर रहे हैं। जिम्मेदारी की मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ, कुछ हो गया था। हाँ, कुछ हो गया था। उसके बाद सब कहने लगे कि नहीं, हम ही थे। बाइपोलर जो चीजें चल रही हैं पूरी दुनिया में, कि अब चीन की इसमें भूमिका है या यूएसए की भूमिका है, तो जैसे चीन के टिकटॉक जो ऐप है, इंडिया में तो बैन है, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, सिर्फ वही बचा था कि उस पर बैन नहीं लगा, और 2-4 ऐप और थे। लेकिन 26 ऐप अमेरिका के ऐसे थे जिन पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोई ऐसी साजिश है कि अमेरिका की इसमें भूमिका रही हो? ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ना जाना नहीं चाहिए, वो तो बहुत सारी चीजें फिर बोलना आसान हो जाएगा, मेरे को भी मजा आने लगेगा, छोड़ो उसको। बात ये थी कि टिकटॉक में बैन था, लेकिन फिलहाल जो बैन हुआ उसमें बैन नहीं, बैन हटाया गया क्योंकि उसने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी, रजिस्ट्रेशन कराया। हाँ, जो भी रजिस्ट्रेशन का मेरे को एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन उसने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की होगी, तभी उसका बैन हटा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों ने ले लिया, मैं कह रहा हूँ कि जो सच भी है, वो तो 2023 का फैसला ही था ना, ये आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कोर्ट का फैसला था। पॉलिटिकल पार्टी ने तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कैबिनेट ने, इसलिए इसमें जाना कि देखो जियो पॉलिटिक्स तो रहती है, जिस तरह
तरह के आज खींचतान चल रही है उसमें हर जगह जियो पॉलिटिक्स का असर दिखता ही है हमें, क्योंकि इसी तरह की दुनिया है। लेकिन यहाँ अभी तो नहीं कह सकते, मुझे लगता है अभी तो मुझे दिखाई भी नहीं दिया कुछ भी इस तरह की चीज़ें। लेकिन अमेरिका तो हर जगह ही अपना नाक घुसोड़ने का प्रयास करता है, चाहे कोई भी देश हो। बांग्लादेश में भी आप देखेंगे कि सभी ने कहा कि CIA ही इस पूरे आयुध नियोजन किया, इस पूरे कार्यक्रम का, पूरे आंदोलन का। श्रीलंका में भी, और अफगानिस्तान की आप इस जानती ही हैं, पाकिस्तान में भी लगातार स्थिति बनी ही रहती है, म्यांमार में भी। तो नेपाल तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, चीन के बहुत करीब है, तो उसके तो अगर देखा जाए तो बहुत मुख्य भूमिका निभा सकते। बिल्कुल, आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने का काम हर ताकत का रहता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो। वो हमेशा हर युग में हमेशा जो भी अंपायर बने हैं उन्होंने अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हमेशा बढ़ाने की, ये आज की बात नहीं है, ये एंशंट हिस्ट्री से भी आप रोम से लेके सबका आप देख सकते हैं हिस्ट्री। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस तो हर कोई बढ़ाना चाहता है। अमेरिका भी, इसमें कोई अतिरंजना नहीं होगी कि वो भी ऐसा सोचता है। ये कहा ही जाना चाहिए कि वो हमेशा चाहते हैं आपके इन्फ्लुएंस बढ़े, सरकार उनके फेवर वाली हो हर देश में जहाँ तक हो सके, और जहाँ नहीं होती उनको गिराना इराने की ताकतें जो चाहती हैं, विपक्ष होता है उनका सहयोग करना भी काम होता है। ये एक रियल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसको आप कैसे, इसको डिनाई भी नहीं करना चाहिए कि नहीं चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दिखा नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता चाहता है कि, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो संभावनाएं रहती हैं ना स्वतः स्फूर्त चीज़ से आंदोलन होने की। बिल्कुल, वो अपनी ही परेशानियों से आंदोलन होने की भी संभावनाएं होती हैं। इसमें कोई हो सकता है कि लोग त्रस्त हो गए हों, बहुत परेशानी हो, और इंडिया में हो सकता है। क्या हुआ, मेरे मन में बहुत देर से सवाल ये उठ रहा था कि सोशल मीडिया जिस तरीके से एक भूमिका पूरी दुनिया में अपनी बनाई है, जिस तरीके से उसने, कि राजनीति अगर आप देखें तो एक बहुत मुख्य भूमिका अदा कर रहा है सोशल मीडिया। कार्की का जो सुशीला कार्की जी आप नाम बता रहे हैं, जिनको अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया, उनकी वोटिंग भी सोशल मीडिया पे हुई। तो क्या ये एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है कि सोशल मीडिया से ही राजनीति तय होगी, सोशल मीडिया से ही प्रधानमंत्री चुन लिए जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। ये तो सोशल मीडिया नो डाउट बहुत बड़ी ताकत तो है। अब ये तो सारे लोग मान भी चुके हैं, स्टडीज़ भी आ ही रही है। सोशल मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस करता है रिजल्ट्स को, वोटिंग रिजल्ट्स को, और इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ध्यान भी देती हैं सोशल मीडिया पर। आपके वॉर रूम्स बने हुए हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, चाहे बीजेपी हो, चाहे आपकी कांग्रेस हो, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस तो करता है। मुझे लगता है जो मेन मीडिया, लेगेसी मीडिया है, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगा है। और ये नए वोटर्स हैं, मतलब जो सोशल मीडिया के बाद पैदा हुए हैं, सोशल मीडिया के ज़माने में पैदा हुए हैं, जो यंग वोटर हैं, जिसे आप जेनजी भी कह सकते हैं, वो उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया ही है। वो बैठ के घर में टीवी नहीं देख रहे, वो वहीं से नॉलेज ले रहे हैं, और इसलिए पूरा ट्रस्ट भी उन्हीं को ही इन्फ्लुएंस करने का रहता भी है। और एक बड़ी संख्या है इंडिया में, तो मानते ही है ना कि एक बड़ी आबादी, जवान आबादी है। वो इंडिया में, नेपाल की भी यही स्थिति है। तो इजीली मैनिपुलेट हो सकते हैं सोशल मीडिया से, हो भी रहे हैं। मैनिपुलेट तो क्या कह सकते हैं, हाँ सारी पार्टियां तो करेंगी, जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल तो हर दौर में होता ही है। देखा जाए 17 साल के लोकतंत्र में नेपाल में 14 सरकारें बनी, 14 प्रधानमंत्री। बिल्कुल। तो इतनी अस्थिरता जो है नेपाल में, तो ये उसका ही रूप तो नहीं है कि लोग ही परेशान हो गए हैं कि भाई आपके पास कोई विजन नहीं है, आप आपस में ही झगड़ रहे हैं, आप आपस में ही लड़ रहे हैं, आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तरकीबें नहीं है, आप लैंडलॉक्ड कंट्री है, आपके पास रिसोर्सेज एकदम मिनिमम है, तो आपके पास ना टूरिज्म के लिए कुछ है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या ये उसका भी एक रूप है जो 14 सरकारी लोगों ने देखी कि आपको कुछ करना नहीं है, बस आप सत्ता खेल रहे हैं, कभी उसको दे देते हैं, कभी उसको दे देते हैं? ये तो मैंने बोला ना, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म तो छोड़ दीजिए, खुद को भी रिफॉर्म नहीं कर पाए पॉलिटिशियंस। और इनका दारोमदार मतलब इसी पर रहा कि जितनी जल्दी हो सरकार बनाई जाए, जैसे भी सरकार में पहुंचा जाए, जैसे भी प्रधानमंत्री बना जाए, यही लड़ाई रहती है। एक म्यूजिकल चेयर चढ़ता रहा वहाँ पर। आप देखोगे पिछले 4 साल में, अभी 2 साल आने को थे चुनाव, लेकिन पिछली सरकार से लेकर इस सरकार तक के जो 4 साल हैं, इसमें 6 बार प्रधानमंत्री बदले हैं, और म्यूजिकल चेयर की तरह बदले हैं। मतलब देवबा बना, फिर आपका प्रचंड बना, फिर आपका ओली बना, फिर देवबा बना, फिर प्रचंड बना, और लास्ट में ओली था। वो क्या रहा है? हर 1 साल 1.5 साल में, मतलब पिछले 4 साल में 6 प्रधानमंत्री दे दोगे तो एवरेज कितना, 1 साल भी नहीं होता है एक प्रधानमंत्री की, कुछ कर ही नहीं पाएगा बिल्कुल कार्यकाल। आप तो कागजों में ही फंसे रह जाएंगे कि भाई आप तो फिर जैसे यहाँ भारत में देखे तो भाजपा तो अभी तक नेहरू पे सब थोप दे रही है कि उन्होंने नहीं किया, हम तो इतना कर रहे हैं, तो वहां तो आपके पास समय ही नहीं है।
तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले पाएंगे कि हमारे पास टाइम नहीं था, कि 1 साल था तो हम तो कागजों में ही सिमट के रह गए, तो ये वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। और गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन तो आता ही है, आया भी फ्रस्ट्रेशन, हर किसी को फ्रस्ट्रेशन आता है। जो भी नेपाल में रहते हैं उनको कितना होता होगा कि मतलब हर 1 साल से भी पहले एक सरकार गिर जा रही है। जब 20 साल में 14 बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं, लेकिन स्थिति उतनी भयावह है। लोग लगभग 1700 लोग रोज माइग्रेट कर रहे हैं देश से, नौकरी, लाइवलीहुड की तलाश। बिल्कुल, एक 3 करोड़ से कम की आबादी वाले देश में 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन लगभग बाहर है। और जो बाहर जाते हैं वो कोई बूढ़े थोड़ी जाते हैं, सब बाहर उनका काम युवा है। बूढ़ों लोगों का तो काम भी नहीं है। तो इस तरह का है। -4 लाख या 5 लाख उसका माइग्रेशन रेट है। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन की माइनस हर साल 4 लाख लोग बाहर होते हैं, आपकी आबादी से कम हो जाते हैं। नहीं, 4 लाख लोग मतलब दूसरे देश में चले जाते हैं। तो ये माइनस में चलता है ना, माइनस में जब दिखता है। जब प्लस होता है तो इसका मतलब माइग्रेशन कम हो रहा है या कम ज़्यादा होता है। तो भारत में यही नंबर है 6 लाख लोगों का जो बाहर जाते हैं। आप ये समझिए 140 करोड़ की आबादी वाला देश और 3 करोड़ की आबादी वाले देश का लगभग एक रेट है। 3 मुख्य पार्टियां हैं वहाँ पे, तो उसके मुख्य नेता भी है वही प्रचंड, ओली और देववा, उन्हीं के इर्द गिर्द सत्ता चलती रहती है। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है इस घटनाक्रम के लिए? मुझे लगता है विजन किसी के पास नहीं, लैक ऑफ विजन का ही तो रिजल्ट है ये जो है। और आप यहाँ बैठ के कौन जिम्मेदार था, किसी एक का नाम लेने का मतलब होता है कि जो भी कुछ घटा है उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट से, मतलब उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट से हटा के देखना और एक व्यक्तिगत नेता पर आरोप लगा के तमाम नेताओं को छोड़ देने जैसी बात होगी। तो ये गलत होगा मुझे लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें व्यक्तिगत नेता जो क्लास है वहाँ का, वही मेजर जो नेता है मेनली, वही इसके लिए जिम्मेदार है। किसी नेता पे, मुझे इतने सालों से मैं नेपाल को फॉलो कर रहा हूँ, मैं कम से कम 2006 के बाद से मुझे कोई ऐसा विजनरी नेता दिखाई नहीं दिया है नेपाल में कि मुद्दे पे बात कर रहा हो, उस मुद्दे पे हल करने का कोई विजन दे रहा हो। कोई नहीं है। सबकी सब मतलब बहुत हताशा है नेपाल में, बहुत सोशल फ्रस्ट्रेशन बहुत लंबे समय से रहा। और हम लोग बात भी करते थे, नेपाल के पत्रकारों से मैं जब बात करता था तो वो लोग बार बार कहते थे कि सोशल फ्रस्ट्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा है, बस कोई ताकत अगर मिलेगी जो इसको चैनलाइज कर लेगी तो कुछ भी हो सकता है। और वो हुआ भी दिख रहा है मुझे। मतलब ये नहीं है कि किसी ने मोबिलाइज किया, वो फ्रस्ट्रेशन अपने आप में इतना बड़ा ताकत बन गया कि हाँ, तमाम तरह के फैक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, तमाम तरह की पोजीशंस और तमाम तरह की आइडियोलॉजी वाले लोग इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन सोशल फ्रस्ट्रेशन तो था। जो 2006 में लोगों ने राजा को मारा नहीं था, छोड़ दिया था, उसका घर नहीं जलाया था, वो सोशल फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों ने संसद तक जला दिया। बिल्कुल। और अपने नेताओं के खिलाफ संसद में गाली ली, प्रचंड के खिलाफ भद्दी गालियां, ओली के खिलाफ भद्दी गालियां। तमाम दुनिया में तो है ये सोशल फ्रस्ट्रेशन। ऐसा तो नहीं है कि नेपाल बस में है, लेकिन नेपाल में ज्यादा वायलेंट हो गया। हमारे सामने ही हमने श्रीलंका में देखा, हमारे सामने हमने बांग्लादेश देखा। भारत में भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। यह है कि भारत में अभी भी उतनी बुरी स्थिति नहीं होगी जितनी इन देशों में हुई होगी, लेकिन युवा तो यहाँ भी परेशान है। मतलब कुछ कहीं भी मुझे विजन जैसी चीज तो दिखती नहीं है। नौकरी कितनों के पास है? मतलब ऐसा है कि सिस्टम है जिसको चलाना है, वो चल रहा है, बस चल रहा है कि कोई किसी के पास चिंता नहीं है। तो सुशीला कार्की की जो सरकार बनी है उसमें अगर देखा जाए, जिस तरीके से जेएनजीओ ने उनको जिम्मेदारी सौंपी है कि आप हमें संभालिए, हमारे देश को संभालिए, और उनकी कुछ डिमांड्स हैं कि आप ये सब बैन हटाइए, किस तरफ लेके जाएंगी वो देश को? मार्च में उन्होंने इलेक्शन भी अनाउंस कर दिए हैं। उन पर जो दबाव है, जो मुझे दिखाई देता है, वो है कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने का ज़्यादा दबाव होएगा, क्योंकि यही एक डिमांड है ज़्यादा सुनाई दे रही है और जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए जो इस वक्त सत्ता में बैठा होएगा। अब वो किस तरह से एड्रेस करेंगी? वो एड्रेस कर सकती हैं, मुझे लगता है कि तमाम नेताओं के खिलाफ जो पुराने मामले हैं करप्शन के, जो भी एक्यूजिशन तक हैं, उनको मामलों में बनाया जाए और उन पर कार्रवाई शुरू की जाए या केस चलाया जाए, ताकि तत्काल में कम से कम एक युवाओं को ये दिखे कि कुछ हो रहा है। तो पहला कदम मुझे लगता है, जैसी ये स्थिरता थोड़ी सी अब ख़त्म भी होने लगी है, जैसी और ज़्यादा एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगी सुशीला कार्की, तो वो यहीं से शुरू करेंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि बैक एंड में आर्मी ही सरकार को चला रही होगी? मैं तो यही मानता हूँ, आर्मी चला रही है सरकार को, क्योंकि मुझे जो दिखता है कि आर्मी ने जिस तरह से
8 तारीख के बाद से जिस तरह से काम किया है वो साफ लगता है कि आर्मी की मंशा ठीक नहीं है, उस पर क्वेश्चन करना चाहिए। आर्मी ने बहुत सारे कदम बिना राष्ट्रपति अभी तक दिखाई नहीं दिया, बाद में क्लेम कर ले कि राष्ट्रपति के ऑर्डर से कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक पेपरों में जिस आर्मी ने रात को 7 बजे से लेके 10 बजे तक 4 विज्ञप्ति जारी की हो कि ये आइए सहमति करते हैं, उस आर्मी ने उन 4 विज्ञप्ति में राष्ट्रपति का बिल्कुल नाम नहीं लिया। हमको ये नहीं पता कि राष्ट्रपति के ऑर्डर से डिप्लॉय हुई थी या अपने आप ही उसने वॉलंटरीली अपने आप को बाहर किया। जो अगर उसने किया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बिल्कुल खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आर्मी को अपने आप कुछ भी करने की अनुमति नहीं देता है। और इसके बाद जिस तरह से आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं सिखदेल, उन्होंने रात को नेशन को एड्रेस किया, राष्ट्रपति ने नहीं किया। राष्ट्रपति उस समय थे और आर्मी के साथ ही थे राष्ट्रपति, उनको सामने लाना चाहिए था। वो एड्रेस किया, वो बताता है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से काम नहीं किया है। हर जगह आर्मी ने जितने कदम उठाए हैं, चाहे सुरक्षा के नाम पर, चाहे हिंसा को रोकने के नाम पे किया है, लेकिन वो सारे कदम उसने अपने आप उठाए हैं। उसमें राष्ट्रपति की कोई पहलकदमी या राष्ट्रपति का कोई आदेश नज़र नहीं आया है। इसका मतलब है कि आर्मी अपने आप काम कर रही थी एज ए इंस्टीट्यूशन, उसने आपको स्वायत्त कर लिया था सरकार के हाथ से, और जो भी निर्णय ले रही थी उसने जो सिविल अथॉरिटी थी, संसद थी या राष्ट्रपति थी, उसको दरकिनार करके ये काम कर रही थी। होना ये चाहिए था कि इस सारे मामले में चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया, प्रधानमंत्री को सुरक्षा के कारण हटा दिया गया, अलग रख लिया गया, लेकिन इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट था एक्टिव। वो इंस्टीट्यूशन ही सारे निर्णय लेने के लिए संविधान द्वारा निर्देशित था, उसे ही करना चाहिए था, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन लगभग 2 दिनों तक एकदम गायब रहा। आपको ये बताऊं, तीसरे दिन जाकर जब लोगों ने कैंपेन चलाया कि राष्ट्रपति को दिखाओ, राष्ट्रपति को दिखाओ, तब एक राष्ट्रपति के नाम पे एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ। लोग उसमें राष्ट्रपति खुद सामने नहीं आए, राष्ट्रपति सामने नहीं आए। फिर लोगों ने शक किया कि ये स्टेटमेंट नकली है, राष्ट्रपति ने लिखा ही नहीं है। तमाम लोगों ने तमाम तरह के आरोप लगाए। उसके बाद राष्ट्रपति सीधे दिखाई पड़े आपको सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण में, और वो भी कुछ नहीं बोले, वो शपथ दिलाई और वापस चले गए। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट अगर वो सक्रिय है, वो बंद नहीं हुआ है, डिसबैंड नहीं हुआ है, तो सारा काम उसके ही अंतर्गत होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल सेना को राइट नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके सेना ने सारे काम किए हैं, सारे काम किए। नेपाल में ये मिलिट्री कू हुआ है, हाँ किसी भी बहाने से हुआ है, लेकिन नेपाल इस वक्त मिलिट्री रूल के अंतर्गत चल रहा है। ये जो पूरा डिमोलिशन हुआ, मैं तो बस समझ नहीं पा रहा हूँ कि नेपाल किस तरफ जाएगा। सरसरी निगाह बनाए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि नेपाल इस आंदोलन के बाद की क्या दिशा होगी, किस तरफ वो जाएगा? मुझे लगता है जैसे बांग्लादेश में भी कई वादे किए गए थे, चुनाव करवाए जाएंगे और ये सारे जाएंगे। मुझे शक है कि चुनाव 6 महीने में होंगे, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से ध्वस्त हुआ है और जिस तरह से चीज़ें जलाई गई हैं, पहला फोकस किसी भी सरकार का न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की तरफ होएगा, और इसको बहाना बना के कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारी तैयारी नहीं है, सरकार चुनाव करा पाएगी। उसके पास इतनी क्षमता नहीं होगी 6 महीने के अंदर चुनाव करा ले 6 महीने के बाद, क्योंकि उनको साबित भी करना है खुद को। बिल्कुल, तो साबित नहीं कर पाएगी तो अपने आप ही सवालों के घेरे में खड़ी होगी। तो मैं जो ऐसे देख रहा हूँ, देखिए मैं गलत होऊंगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं गलत हो गया, लेकिन मैं जैसे देख रहा हूँ कि नेपाल में बहुत समय तक डेमोक्रेसी नहीं लौट के आएगी इस घटना के बाद। हाँ, मिलिट्री कू के बाद, शायद मैं ही बोल रहा हूँ मिलिट्री कू। अभी तक किसी न्यूज़ मीडिया में या कहीं चला मिलिट्री कू की बात भी नहीं है, सब नेपोटिज्म ही कर रहे हैं अभी तक। नहीं, वो नेपोटिज्म के मामले को हाईजैक करके जिस तरह से मिलिट्री कू हुआ है, मुझे लगता है कि मिलिट्री की मंशा नहीं होगी 6 महीने बाद चुनाव कराने की। और अगर चुनाव करा भी लिए तो अब जिस तरह से मिलिट्री का दखल हो गया है पॉलिटिक्स में ना, जो नहीं होना चाहिए था, ये दखल क्या होगा, इसने एक प्रेसिडेंट स्थापित कर दिया है कि मिलिट्री अब लंबे समय तक भी चुनाव हो या ना हो, मिलिट्री की वॉच में ही रहना है पूरे नेपाल को। नेपाल मिलिट्री की वॉच से बाहर नहीं जाएगा। चुनाव तो पाकिस्तान में भी होते हैं ना, लेकिन वो मिलिट्री के अंडर ही तो होते हैं, मिलिट्री की वॉच में होते हैं। नेपाल उस दिशा में बढ़ गया है जहां उसको कई सालों तक, जब तक कि अब फिर से एक तरह का
डेमोक्रेसी के पक्ष में माहौल ना बने, के लिए एक आंदोलन ना हो या एक तरह से नैरेटिव सेट ना हो, आंदोलन हो ना हो अलग बात है, तब तक नेपाल वापस डेमोक्रेसी में लौट के आएगा मुझे नहीं लगता है। नेपाल को बहुत नुकसान हुआ है, खासकर उसके डेमोक्रेटिक भविष्य को। अंत में आप हमारे दर्शकों के लिए नेपाल के बारे में अगर कोई मतलब नेपाल को किसी को जानना हो कि नेपाल की क्या स्थिति है, नेपाल का इतिहास, भूगोल, राजनीति, आर्थिक, अगर समझना हो तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री या किताब आप सुझाना चाहें तो? नहीं, नेपाल के बारे में तो बहुत सारी किताबें हैं नेपाल पर, लेकिन हाँ मैं बस इतना कहना चाहूँगा, किताब तो क्या ही सुझाना, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि नेपाल पर लोगों की दिलचस्पी बढ़नी चाहिए, नेपाल को लोगों को पढ़ना चाहिए। नेपाल के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो कोई डॉक्यूमेंट्री खास जो बनी ही नेपाल के लिए, नेपाल के लोगों का रहन सहन, उसके कल्चर, उसकी सब चीज़ों को समझने के लिए हो? इस वक्त तुरंत तो याद नहीं आ रही मुझे, तो मैं वैसे भी डेमोक्रेसी ऐसी डॉक्यूमेंट्री तो बहुत मतलब भरोसा भी नहीं करता हूँ कि क्या मतलब उनका किताब भी नहीं है यार नेपाल पर। ये तो बड़ा संकट है नेपाल के लिए। हाँ मतलब हिस्ट्री की किताबें होंगी, उनके लोग तो लिखते ही हैं हिस्ट्री पर किताबें, मेरे पास भी हैं कई किताबें, लेकिन वही पढ़ना चाहिए, ऐसी कोई किताब नहीं कि उससे सारी चीज़ें समझ आ जाएं। हर पक्ष के बारे में नेपाल के लोग लिखते हैं, नेपाल में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हुए हैं, कल्चरल पक्ष पे भी लिखा है। युग पाठक की किताब है मंगेना करके, जिसका शायद इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ है, बहुत अच्छा कल्चरल क्रिटिक है, रिसेंटली आया हुआ। युग पाठक को फॉलो करना चाहिए। वहाँ महार्जन है, राजेंद्र महार्जन, उनको फॉलो करना चाहिए। ये सब वहाँ की सिविल सोसाइटी में एक्टिव भी बहुत रहते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, चीज़ों को समझते भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो मेरे दोस्त हैं तो मैंने कहा ज़ुबान पे नाम आ गया, और ऐसे बहुत होंगे। मैं अलग अलग जगह, सोर्सेज बहुत अलग अलग हैं, इसलिए कोई अथॉरिटेटिव, जैसे अब इंडिया पे कोई किताब पढ़नी चाहिए बोलेंगे तो क्या बताएंगे, कुछ नहीं बता सकते। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कह सकते हैं। ऐसा नेता तो वहाँ नहीं हुआ जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा हो या डिस्कवरी ऑफ नेपाल, लेकिन हाँ वैसे कई टुकड़ों में ही पढ़ना मेरे को लगता है ठीक होएगा अलग अलग। शुक्रिया, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और आपने मुझे भी अच्छा लगा, इतना समय दिया उसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। और नेपाल के बारे में इतनी जानकारी मुझे खुद सच में नहीं थी, आपने बहुत जानकारी बढ़ाई और हमारे दर्शकों को भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी।